असद उमर साहब, क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं, शब्बर जैदी साहब भी यहाँ पे हैं, तो अब मैं आप दोनों के ऊपर एक इल्ज़ाम रख रहा हूँ और मैं एक्यूज़ कर रहा हूँ अब इस सवाल में आप दोनों को। और वो ये है क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, आप प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे, और उससे बढ़कर आप एनसीओसी के भी हेड रहे, जब आपको हर चीज़ आपके सामने थी, फिगर्स वगैरह जो मेडिकल रिलेटेड फिगर्स थे। ये फैक्ट है कि इस मुल्क में रोज़ाना 50 लाख से ज़्यादा सिगरेट्स बिकते हैं। आप हर चीज़ का इंटरनेशनल प्राइसेस से मुवाजना करते रहे कि पेट्रोल इंटरनेशनल इतना है, हमें इतना का करना है, गैस इतने की है, हमें इतने का करना है, बिजली इतने का यूनिट होना चाहिए, इतना करें, हम मानते रहे। लेकिन पूरी इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं जाके, तो 12 पाउंड की सिगरेट की डब्बी मिलती है जो पाकिस्तान में $1 से भी कम मिलती है। आप लोग अगर उसके ऊपर टैक्स करते और उसको इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर ले आते तो हर साल तकरीबन 350 से 400 बिलियन आप लोग उस पर ले सकते थे। लेकिन ना आपने वो हौसला किया, ना शब्बर जैदी साहब ने हौसला किया कि ऐसे आइटम्स जिनका माफिया स्ट्रॉन्ग था उनको किसी तरह जो है जकड़ा जाए, और आप जो है वो, और उसका जो हेल्थ बेनिफिट है या नुकसान है वो जितने बिलियंस में, मैं उसमें अंदर अभी नहीं जा रहा, लेकिन उन चीज़ों को आपने टैक्सेशन के जद में नहीं लेके आई। मैं इसका आंसर दे दूं अरशद साहब? जी प्लीज। मगर मैं आपको सिर्फ अब आ रहे सिगरेट के ऊपर। सिगरेट में सर बशीर उस्मान साहब, इस वक्त ड्यूटी का रेट है 74%। अगर मैं ड्यूटी को बढ़ाता हूँ 70, अगर आप एक सिगरेट पीते हैं इस वक्त, तो उस सिगरेट में से एक रुपये से 74 पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अगर मैं ड्यूटी को और बढ़ाता हूँ, बाज़ जगह पर बाज़ प्रोडक्ट में 85% तक जाती है, तो अगर मैं उसको और बढ़ाता हूँ तो हमारे यहाँ एक मर्दान वाला कहलाता है जो कि सिगरेट की वेग या जो अनडॉक्यूमेंटेड सिगरेट है वो बनती है। तो उसमें इतना बड़ा मार्जिन है सिगरेट में 74 पैसा का, कि मेरा जाती व्यू है कि हम सिगरेट पे टैक्सेस को और नहीं बढ़ा सकते। आपका मतलब ये है कि सिगरेट की प्राइस को हमने इंटरनेशनल प्राइस पे नहीं करना, क्योंकि वो आपके डोनर्स हैं या उस माफिया से हमारी कुछ दोस्तियां हैं, हमें उनसे तकलीफ होती है। नहीं तो फिर हमने क्यों नहीं करना भाई? आप तेल से फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को, बस वाले को, जो वैगन में जा रहा है, जो मोटरसाइकिल पे डलवा रहा है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है शब्बर साहब? मैं नहीं मानता, मेरा नहीं ख्याल कि मालब्रो की जो प्राइस है, जो मालब्रो आपको अवेलेबल है 12 पाउंड की है सर बार। मैं लेता रहा हूँ, मैं सिगरेट लेता रहा हूँ, आप पता नहीं स्मोकर हैं कि नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि हम हर चीज की इंटरनेशनल प्राइस दे रहे हैं। जी असद साहब, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हर चीज की इंटरनेशनल प्राइस देने को तैयार है। जो चीज हमारे बच्चों की जिंदगी ले रही है उसको हम कहते हैं 74% से ज्यादा टैक्स लगाना जो है ना वो सही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं 1 मिनट असद साहब से ले लूं सर। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि मुबशिर सिगरेट पीनी छोड़ दें। अच्छा, सेहत के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे यार हम 7 सिबलिंग्स हैं। एक ब्रदर वी लॉस्ट और कैंसर से, लंग कैंसर से, और वो यही 2 पैक्स अ डे के स्मोकर। एंड स्टिल यू कुड नॉट टैक्स द टोबैको इंडस्ट्री। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ टैक्स की इंडस्ट्री की बात के। मैं शब्बर से पार्टली एग्री करता हूँ, बट बेसिकली आई एम डिसएग्रीइंग विद। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इसके अंदर। इसका डोनर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो 2 रुपए नहीं किसी को डोनेशन देती। जो प्रॉब्लम इसके अंदर जहां पे फेल हुए ना, माफिया के सामने फेल हुए। आपको पता है, एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की कोशिश की जा रही थी कि जो प्रॉब्लम शब्बर जिसकी बात कर रहे हैं कि जब आप इस वक्त टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो जो नॉन ड्यूटी पेड वो लोग हैं वो उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है और जो ड्यूटी पे करता है उसका नहीं बढ़ता। तो स्मोकिंग नहीं कम होती, आपकी सिर्फ शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम ड्यूटी पेड टू नॉन ड्यूटी पेड। अब ये जो है सब प्योर एंड सिंपल, आप कार्टेल बोल दें, माफिया बोल दें, जिसका असर रसूख है एफबीआर के ऊपर भी। हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर एफबीआर चेयरमैन, हर तो नहीं लेकिन शब्बर जैसे बंदे ने, इन्होंने कोशिश की, शौकत ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, उससे पहले जो गुजरे इसहाक डार ने कोशिश की, मिफ्ता ने कोशिश की, वो नहीं हम कर पा रहे। और वहां पे बिल्कुल माफिया के सामने हमें शिकस्त हुई है। वरना मेरे ख्याल के अंदर ये हर्डल क्या है सर? आप में से कौन पैसे खा रहा था जो माफिया के हाथों दब गया? सर, हम में से खुद पैसे हमारे खाने वाले होते तो सर नहीं, मेरा मतलब है कि फिर डर गए या कैपेसिटी नहीं थी? नहीं, डर की बात नहीं। देखें, हमने बहुत सारी चीजों के अंदर बड़े बड़े सर, जब मैंने ट्रैक एंड ट्रेस का एग्रीमेंट किया, सर वाकिफ है, जब मैंने ट्रैक एंड ट्रेस का एग्रीमेंट किया, एक पार्टी को ट्रैक एंड ट्रेस दे दिया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया। किसने पैसे खाया बताइए? मैं वही तो बता रहा हूं। मेरी एक अर्ज सुने, आपको जब मतलब की बात नहीं होती शब्बर साहब, आप बहुत चीजों को कंटेस्ट करते रहे सुपीरियर कोर्ट में जाके। जी
मेरी आर्ग्यूमेंट आधी रह गई। ये जो शब्बर जो कह रहे हैं ना कि स्टे हो गया कोर्ट से, बिल्कुल कोर्ट से स्टे हो गया, और हमें पता है कि 90% ज्यादा सरकारी केसेस के अंदर स्टे इसलिए होता है कि सरकारी इदारा खुद अंदर से मिला होता है जी। अच्छा, मैं जो ये कह रहा था कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था, फैसल सुल्तान ये प्रपोजल लेके आए थे, और जो लास्ट ये कैबिनेट मीटिंग जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था, इस बजट में जो अभी आ रहा है बजट, अगर ट्रैक एंड ट्रेस हमारे पास सक्सेसफुल है तो चेंज हमें 74% से 90% या 95% नहीं करनी चाहिए, हमें 500% पे जाना चाहिए। मैं कंप्लीटली आपसे एग्री करता हूं, और उसकी बुनियादी रीजन रेवेन्यू नहीं होनी चाहिए, उसकी बुनियादी रीजन होनी चाहिए अपने लोगों की सेहत को बचाना है, लेकिन उससे रेवेन्यू भी आएगा, लेकिन वो करने के लिए सक्सेसफुली पहले ये ट्रैक एंड ट्रेस को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। असद साहब, एक मैंने पॉलिटिकल सवाल करना है आपसे, और आप चाहें तो इसका जवाब ना दें क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, और ये इमरान खान के ऊपर एक ज़र्ब है बेसिकली, आपको मैं एडमिट कर रहा हूँ। वो ये है कि हर वक्त खान साहब जो हैं हमें रियासत मदीना का कहते रहे हैं, लेकिन एक बात हमें पता है कि रियासत मदीना की जो सबसे पहली चीज़ है, जो कुरान करीम के अहकामात हैं कि सूद नहीं लिया जाना चाहिए। क्या आपने इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी के लिए कोई प्लानिंग भी की कि सिर्फ रियासत मदीना पॉलिटिकल एक स्टंट है? सर मैं आपको बताता हूँ, हमने सिर्फ प्लानिंग नहीं, मुझे इस बात का बहुत फख्र है, और अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान की जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री है उनसे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि असद उमर ये क्लेम कर रहा है, इरफान सिद्दीकी सबसे ज़्यादा सीनियर बैंकर है, उनसे पूछ लें। प्रॉब्लम ये हुआ हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुआ हुआ है कि प्रैक्टिकली वो इस्लामिक हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ इसलिए नहीं रही है कि पैसा तो अपना रखवाना चाहते हैं बिला सूद बैंक के अकाउंट के अंदर। आपको पता है 85% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये जो निज़ाम है इस वक्त बैंकारी का ये उनके अकायद से मुताबिकत नहीं रखता। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो चाहती है कि बिला सूद अकाउंट के अंदर वो पैसे रखे। जो पैसा आता है बैंक के पास, उस बैंक ने वो पैसा लेके फिर कहीं और उसको इन्वेस्ट करना होता है, वरना वो उसके ऊपर जो मुनाफा देना है, जो खराजात आ रहे हैं, वो कैसे पूरे करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ी बोरोवर है पाकिस्तान की, मतलब अकेला हुकूमत पाकिस्तान सारे पाकिस्तान को मिला लें तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी बोरोवर है। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या करती रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती रही कि वो कहते थे कि हम सूद पे जो हमें कर्जा मिलता है, जो ट्रेडिशनल बैंक मुझे देता है, तो उसके ऊपर तो मैं 10 रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन जो मैं इस्लामिक बैंक से ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनके लिए मुश्किल है और उनके पास ज्यादा एवेन्यूज नहीं है, तो उससे मैं 9 रुपए पे लूंगा। और एज अ रिजल्ट जिस वक्त मैं आया फाइनेंस मिनिस्टर बना तो पता नहीं कितने साल से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। असद साहब, ये इस्लामिक बैंक और नॉन इस्लामिक बैंक, मैं आपको बताऊं ये क्या इसका डिफरेंस है मेरे नाकिस राय में, माजरत के साथ। एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट और एक फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट है, वो उतना ही इस्लामिक है जितना कोई दूसरा बैंक है। यार वो बैंकिंग चार्जेस के नाम पे सूद ले रहे हैं, वो सूद के नाम पे सूद ले रहे हैं। मुझे तकी उस्मानी से ज्यादा शरई तरीकेकार लेंडिंग का नहीं आता। बिल्कुल ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे शरियत कंप्लायंट बैंकिंग हो रही है, मैं जाती तौर पर अकाउंटेंट हूँ और इस फील्ड का आदमी हूँ, मैं उसको इस्लामिक बैंकिंग नहीं समझता। वो सिर्फ एक रैपर है, मगर दोनों इन सब्सटेंस वो वही चीज़ है। इसलिए ये जो आप बात करें कि नहीं इन्होंने किया, वो बात सही नहीं है। अगर इस्लामिक बैंकिंग की आप बात करें तो ये मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है, क्योंकि जिसको आप शरिया कंप्लायंट कह रहे हैं, वो टेक्निकल हर लिहाज से वही चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान की जो लाइफलाइन हमें बताई जा रही थी ना, आप लोगों के आने से पहले खुद आप लोग भी कह रहे थे, और ये आपको मानना पड़ेगा, वो लाइफलाइन CPEC थी, BRI प्रोजेक्ट था हमारा। उसके तहत 16 इकोनॉमिक जोन्स बनने थे हमारे। हमने एक CPEC अथॉरिटी बनाई, वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए बनाई, उसमें चेयरमैन हमने लगवा दिया, लेकिन उसमें हम सूबों के मेंबर्स तक नहीं लगा सके, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कानून साजी नहीं हुई और वो कमेटी लैप्स कर गई। और पिछले पौने 4 साल में जब मैं देखता हूँ, और मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ कि 16 इकोनॉमिक जोन्स में से सिर्फ 2% प्रोग्रेस हुई, और एक जो इकोनॉमिक जोन जिसका MOU साइन हुआ था वो रशकई का था, वो CPEC का हिस्सा नहीं था, दैट वाज सेपरेट। तो जिस चीज़ ने हमें बताया जा रहा था कि हमारी लाइफलाइन है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी उससे लिंक्ड है, PTI की हुकूमत ने ख़ास तौर पे उस चीज़ को वाइंड अप कर दिया। अच्छा सर, CPEC की बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपने ये सवाल पूछा। CPEC हमारे आने से पहले क्या हो रहा था, हमारे आने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर क्विकली जायजा ले लेते हैं। स्टार्ट वहीं से करते हैं जिसका आपने जिक्र किया, सनतें।
सर कोई भी एक सनती स्टेट जो है उसका पहला कॉमा फुल स्टॉप नहीं हुआ था हमारी हुकूमत आने से पहले, एक ईंट नहीं रखी गई थी। सिर्फ रशाकाई नहीं हुआ, रशाकाई सीपेक है, चाइनीज डेवलपर है, सीपेक के फ्रेमवर्क के अंदर बना है। अल्लामा इकबाल फैसलाबाद के अंदर शुरू हो गया, गवादर के अंदर नॉर्थ जोन शुरू कर दिया गया, गवादर का जो 35 गुना बड़ा है साउथ जोन से, और कराची के पास धाबे जी में जो होना था, सिंध हुकूमत ने वो जिसको देना था उसकी लिटिगेशन हो गई, आखिरकार अभी जो है रिसेंटली सिंध हुकूमत ने फाइनली उसको डेवलपर को दे दिया है। सो एक नहीं 3 इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए बनिस्बत 0 के जो मुस्लिम लीग नून के वक्त में हुआ। वहां पर फैक्ट्रियां भी लगनी शुरू हो गई हैं, मुलाजमतें भी मिलनी शुरू हो गई हैं, टीवी पे दिखाए जा चुके हैं और बड़ी कामयाबी से वहां पर काम शुरू हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पहले मैंने जैसे कहा कि मुस्तकबिल है, इसका ये सीपेक का हिस्सा ही नहीं था, इसका जॉइंट वर्किंग ग्रुप हमारे वक्त में आके बना, हमने शुरू किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था सीपेक में, हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। ज़राअत जो पाकिस्तान की निफ्स से ज्यादा आबादी को असरअंदाज करती है, सीपेक का हिस्सा ही नहीं था, जॉइंट वर्किंग ग्रुप हमने आके बनाया। अच्छा, अब उन चीजों पे चले जाते हैं जो पहले जिन पे काम हो रहा था। सड़कें सीपेक की और खास तौर पे मगरबी राहदारी की, और ये बड़ी तफसील से हम अखबारों में भी दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। हमारे वक्त के अंदर ज्यादा सड़कें बनी उस राहदारी की बनिस्बत पिछली हुकूमत के, और बिजली के कारखाने तो पिछली हुकूमत में भी लगे, हमारी हुकूमत में भी लगे, जो उनके वक्त में अधूरे थे उनको मुकम्मल भी हमने किया। लेकिन तरसील का एक भी प्रोजेक्ट नहीं था पिछली हुकूमत के अंदर, और नतीजे में 5000 मेगावाट हमारे पास पड़े हुए थे जो बिजली तो पैदा कर सकते थे, इसलिए हमें अदायगी उसकी करनी थी, लेकिन वो किसी सारिफ तक नहीं पहुंच सकते थे। तो एक बड़ा मंसूबा तरसील का भी लगाया गया, हमारे वक्त में शुरू हुआ, हमारे वक्त में मुकम्मल हुआ। तो सीपेक को तो बहुत ज्यादा वुसअत मिली, सीपेक के अंदर गहराई आई। चाइनीज डोंट एग्री, मेरी चाइनीज से बात हुई है और बड़ी कॉर्पोरेशन से बात हुई है। ऐसा करते मुबशिर, आपके पास अभी कोई बच्चा बैठा होगा, उसको बोले गूगल करें 10th JCC जो आखिरी फॉर्मल मीटिंग है, हाईएस्ट फोरम है, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो है, जिसको प्लानिंग मिनिस्टर पाकिस्तान का और वाइस चेयरमैन NDRC का चेयर करता है, उसका आप फॉर्मल स्टेटमेंट देखिए। फॉर्मल पोजीशन चाइनीज गवर्नमेंट की आपके सामने आ जाएगी कि उनके ख्याल में सीपेक से वो मुतमईन है या नहीं है। ये ले लेते हैं। मुबशिर साहब कमेंट कर सकता हूं उसके ऊपर? जी करें। देखिए, आपने एक बात की कि सीपेक पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। आपका बयान दुरुस्त हो सकता है, मगर इस बयान से मैं एग्री नहीं करता। नहीं, मैंने कहा हमें बताया गया नहीं, बताया गया तो आपने गलत सुन लिया ना। फिर मेरी बात को थोड़ा गौर करें, जो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में कोई नहीं करेगा। सीपेक में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जो पोजीशंस हैं, उसमें हमारी पेशरफ्त अच्छी होगी और होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने किया या उस गवर्नमेंट ने किया, वो एक सब्जेक्ट अलग है। मगर सीपेक में जो B2B की पोजीशन है, उसमें जो डिमांड्स चाइनीज कर रहे हैं हमसे, और अगर हम ये समझते हैं कि उसमें हम कोई फिनोमिनल ग्रोथ कर सकेंगे इकोनॉमी की, तो मेरे उस पर शदीद रिजर्वेशंस हैं। तो ये जो लाइफलाइन, आप लोग लाइफलाइन लाल बत्ती के पीछे लग जाते हैं, तो प्लीज इस लाल बत्ती को जरा देखें, ये लाइफलाइन नहीं है। हमें इसके अलावा इकोनॉमिक फंडामेंटल को देखना चाहिए। असद उमर साहब, इससे पहले कि मैं सॉल्यूशंस की तरफ आऊं वेरी क्विकली, मैं एक बात करना चाहता हूं जिसका आपकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं है और जिसका गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों से ताल्लुक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को सच पता हो, ताकि जब तक, मैंने आपको कहा था कि अगर हमें बीमारी का नहीं पता होगा तो हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते। क्या ये सही नहीं है कि हमारा जो एक बहुत साल पहले फ्री ट्रेड हमारा जो पैक्ट हुआ चाइना के साथ, उसने हमारी लोकल इंडस्ट्री को उड़ा के रख दिया और ग्रोथ ही नहीं होने दी, और उसमें जो 1400 आइटम्स हैं हमने चाइना भेजने, हमारे पास तो वो कैपेसिटी नहीं रही कि हम उनमें 250 से ज़्यादा आइटम्स भेज सकें। क्या ये सही नहीं है? देखिए, पाकिस्तान ने जो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, उन सबके ऊपर अमूमी तौर पे ये राय जाती है कि वो बहुत अच्छे को नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स नहीं थे, और उनकी मुताबिकत पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से कमज़ोर थी। तो ये यहाँ तक तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन क्या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो थे वही पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात का हल बने, उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं हमारे जो नेगोशिएट हुए, वो उससे बहुत बेहतर काम किया जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं। आपने चाइना के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र किया, मैं चेयरमैन FBR रहा हूं और मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हमारी चाइना की
जो इंपोर्ट है उसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर की अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत परेशानी डालती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम तल्ख हक़ाइक़ हैं जो हम लोगों के सामने। शब्बर साहब, हकीकत तो ये है ना कि यूनाइटेड नेशंस ने एंटी डंपिंग लॉज बनाए थे इसीलिए चाइना वगैरह को रोकने के लिए कि आम इकोनॉमीज को तबाह ना कर सके, लेकिन हमने उन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। सर मेरी बात सुने, उसी को चेक करने के लिए मैंने इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स की प्राइस को रिटेल प्राइस पे किया था। जो आप टैक्स में इंक्रीज देख रहे हैं वो आज उसी पैसे से आ रही है। अंडर इनवॉइसिंग हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मैनेस है। सर मुझे अभी आज बैंक का नोटिस आया हुआ है कि गाड़ी की किस्त नहीं आपने दी, आपका नाम वो CIP लिस्ट में डाल दिया, ये कर दिया। यार मेरी गाड़ी की किस्त 5 दिन लेट हो गई है, मुझे आपने लिस्ट में डाल दिया। जो अंडर इनवॉइसिंग कर रहा है, 4 बिलियन का टीका लगा रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैंने ये किया कि जब मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहला आदमी जो मुझे मिलने आया था वो चाइनीज एम्बेसडर था। और उसने मुझे आके इनडायरेक्टली ये कहा कि सर इस पर जरा हौला हाथ रखें, जरा हमें थोड़ा सा टाइम दें। और मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूं कि हम उसने क्या किया, वो आपको लंबी कहानी है।